Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Me Nazir Ahmad Najjar once again, lecturer Political Science, BHS Madanpura. We today's topic for class 11th, and our today's topic is what is decentralization? Why was it required to decentralize power in India? बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा और बेहतरीन टॉपिक है। यहाँ पे जो हम लोकल गवर्नमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे बता देंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। पहले हम डिसेंट्रलाइजेशन पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एक मुल्क जो होता है ये सेंट्रल और स्टेट से मुनसर करता है। बहुत सारे प्रिंसिपल्स, असूल और लॉज होते हैं सेंट्रल के और स्टेट के भी, यानी दोनों जो होती है अपनी अपनी तरह से पावरफुल होती हैं। लेकिन जब ये पावर उनसे छीना जाता है या अलग किया जाता है, और यही पावर जो होता है उसका यानी सेंट्रल और स्टेट का पावर जो इनकी ताकत होती है, और ये इनसे अलग करके लोकल गवर्नमेंट के हाथ में दी जाती है, तो इसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। जो बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन है वो ये है कि यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारे इश्यूज होती है। ग्राउंड सिचुएशन पे हर गाँव में, हर लोकल बॉडीज़ में जो बेस्ट तरह से सेटल हो सकते हैं लोकल गवर्नमेंट की तरफ से, या लोकल लेवल्स पे पीपल जो होते हैं, यहाँ के लोग जो होते हैं उनको बहुत ही अच्छी नॉलेज होती है, बेटर नॉलेज होती है कि कौन सी प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है। और लोकलिटीज़ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं ये लोग ही जानते हैं, यानी वहाँ के रहने वाले जो होते हैं ये जानते हैं। और वहाँ पे जीशूर इंसान जो होते हैं उनके पास ये इल्म होते हैं, वो उसका सेटलमेंट जानते हैं कि किस तरह से किस प्रॉब्लम को हल किया जाता है। उनके पास बेटर आइडियाज़ होते हैं कि सरकार से आया हुआ पैसा, चाहे मरकज़ी सरकार से हो या स्टेट सरकार, रियासती सरकार से हो, वो जानते हैं कि उनके पास आइडिया होता है कि कहाँ पे ये मनी कहाँ पे खर्च करना है और किस तरह से मैनेज करना है थिंग्स को मोर एफिशिएंटली। इसके अलावा जब हम लोकल लेवल पे देखेंगे, ये लोगों के ज़रिए ही मुमकिन है कि वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में। यानी जितने सारे लोकल गवर्नमेंट में डिसीजन लिए जाते हैं, वहाँ पे लोग जो होते हैं वो इसके खुद मुख्तार होते हैं कि वो वहाँ पे जाके ये डिसीजन से एक तो वाकफियत हासिल करेंगे, दूसरा वो जान जाएंगे कि किस तरह के मसाइल किस तरह से हल किए जाते हैं। और ये चीज़ जो है ये हेल्प करती है इनकलकेटिंग ए हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। इस तरह से एक डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन हो जाती है। लोकल गवर्नमेंट जो होती है ये बेस्ट वे होती है कि जो रियलाइज़ करती है जो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं डेमोक्रेसी की, जमहूरियत के, ये इनको रियलाइज़ करने में बेस्ट वे आउट लेते हैं। यहाँ पे जिसका नाम हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट देते हैं, यानी यही लोग जो होते हैं, ये गवर्नमेंट जो होती है, लोकल गवर्नमेंट जो होती है, इस तरह से लोग जो हैं ये प्रिंसिपल एक जो प्रिंसिपल डेमोक्रेसी का है, असूल जो हैं वो इनमें शिरकत करते हैं और वो ये जान जाते हैं। ये नीड जो ज़रूरत जो पड़ी डिसेंट्रलाइजेशन, ये रिकग्नाइज है इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने भी हमें बता दिया है कि आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को कहीं पे इख्तियार कर सकते हैं। पंचायती राज जो कल मैंने बता दिया अपने टॉपिक में, उसके ज़रिए से अपने जितने सारे मसाइल हैं यू कैन सॉल्व देम ऑन बिहाफ ऑफ योर ओन। जो पंचायत होती हैं विलेजेस में या म्यूनसिपलिटीज़ होती हैं इन अर्बन एरियाज़, वेयर सेट अप इन ऑल द सिटीज़, हर एक स्टेट में उनको वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है। कल हमने पंचायती राज की जिक्र की है, कल हमने बता दिया कि पंचायत राज जो है इसके 3 टायर्स जो हैं। कल मैंने बता दिया कि गांव लेवल पे होती है पंचायत होती है, इसके पास उसके अलावा जो ब्लॉक समिति पे होती है जिसे ब्लॉक लेवल समिति कहते हैं,
और इसका तीसरा जो होता है, सबसे बड़ी इकाई होती है, वो ज़िला परिषद होता है। लेकिन यहाँ पे एक नया पॉइंट आया है, म्यूनसिपलिटीज़। अगर हम जानना चाहें कि हमारे देश में कितनी किस्म के शहरी इंतज़ामी इदारे पाए जाते हैं, तो शायद हमारे लिए ये बेहतर होगा कि कोई चीज़ समझने में, यहाँ पे 4-5 किस्म के अलग अलग शहरी इंतज़ामिया इदारे होते हैं, जिसकी मैं मुख्तसरन यहाँ पे आपसे गुजारिश करूँ। सबसे पहले म्यूनसिपल कमेटी होती है। जिन शहरों की आबादी अंदाज़न 20,000 या इससे ज़्यादा होती है, वहाँ पे म्यूनसिपल कमेटियाँ बनाई जाती हैं। जब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात करें, बहुत बड़े शहरों में मुकामी इंतज़ामिया को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं। ये इन शहरों में कायम किया जाता है जिनकी आबादी अमूमन 5 लाख से ज़्यादा होती है, जिसमें हमारे दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, कानपुर, पटना वगैरह शहरों में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन काम करते हैं। तीसरा पॉइंट जो यहाँ पे है वो है टाउन एरिया कमेटी। जिन कस्बों की आबादी 10 से 20,000 के दरमियान होती है, वहाँ पे टाउन एरिया कमेटियाँ का मुकामी इंतज़ामिया इदारा बनाया जाता है। हरियाणा में पहले टाउन एरिया कमेटी हुआ करती थे, लेकिन अब उन्हें ख़त्म कर दिया गया है। अब उनकी जगह म्यूनसिपल कमेटी दर्जे दोयम बनाई गई है। पहले दर्जे की म्यूनसिपल कमेटियाँ सूबे के बड़े बड़े शहरों में हैं। यह काबिल तवज्जो बात यह है कि दूसरे दर्जे की म्यूनसिपल कमेटियों के मुकाबले पहले दर्जे की म्यूनसिपल कमेटियों की आमदनी के ज़राया और काम ज़्यादा होते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट, जिसे हम नोटिफाइड एरिया कमेटी कहते हैं। नोटिफाइड एरिया कमेटी उन कस्बों को जिनकी आबादी 5,000 से 10,000 के दरमियान होती है और जिनकी आमदन बहुत कम होती है, इन्हें फ़हिरिस्त दर्जा इलाका या नोटिफाइड एरिया करार देते हैं। उसके लिए ये ज़रूरी है कि वहाँ के लोग सिर्फ खेती बाड़ी पर ही मुनहसर न रहते हों। ऐसे कस्बों में मुकामी मौज़ूआत का बंदोबस्त करने के लिए नोटिफाइड एरिया कमेटियाँ बनाई जाती हैं। और पाँचवा पॉइंट है, जब हम जानेंगे, तो वो है छावनी बोर्ड। जिन शहरों में फौज रहती है, इन्हें हम छावनी बोर्ड कहते हैं। ऐसे इलाके मुकामी इंतज़ामात के लिए छावनी बोर्ड होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ये जान गए कि म्यूनसिपलिटीज़ जो मैंने यहाँ पे 5 किस्म की बताई है, इंशाल्लाह आप ये अच्छी तरह से जान लेंगे। और यहाँ पे हर एक स्टेट में पंचायत और ये म्यूनसिपलिटियाँ जो हैं, ये यहाँ पर रखी गई हैं। लेकिन ये चीज़ें जो हैं, ये डायरेक्टली अंडर कंट्रोल ऑफ सिटी गवर्नमेंट्स होती हैं। इलेक्शंस जो लोकल गवर्नमेंट्स की होती हैं, ये रेगुलरली नहीं किए जाते हैं। जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, उनके पास उतनी सारी पावर नहीं होती, ना उनके पास रिसोर्सेज होते हैं अपने, जिसके बलबूते पर ये ज़्यादा इलेक्शन करें या ज़्यादा रुपया जो है यहाँ पे खर्च करें। यहाँ पे इसलिए यहाँ पे देयर वाज वेरी लिटिल डिसेंट्रलाइजेशन इन इफेक्ट टर्म्स। यहाँ पे पावर जो है ये डिसेंट्रलाइज किया गया है बिल्कुल कम तरीके से, यानी बहुत कम ताकत दिए गए हैं उसको, क्योंकि यहाँ के जो ज़राए हैं या सोर्सेज हैं उनके अवेलेबल नहीं हैं। अब हम देखेंगे इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसे हम जानते हैं कि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, ये उसके लिए आसान नहीं है। न सेंटर के लिए प्रोविज़न गवर्नमेंट्स का है कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को रन अप करें। जितने सारे मसाइल हैं उनको एफिशिएंटली ये रन नहीं कर सकता है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन रन करने के लिए, एफिशिएंटली रन करने के लिए ये ज़रूरी बनता है कि पावर्स जो हैं ये डिसेंट्रलाइज यहाँ पे किए जाए, ये अलग किए जाते हैं। उनको अलग मुकामी जो लोकल गवर्नमेंट है उसको कुछ ताकत दी जाए। जो सॉल्यूशन होती है लोकल प्रॉब्लम्स की शुड बी सॉल्व्ड बाय लोकल पीपल। जो लोगों की प्रॉब्लम्स होती है वो लोगों के ज़रिए से ही हल होनी चाहिए। तो एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी एट ग्रास रूट लेवल, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स वी आर एस्टैब्लिश इन ऑल स्टेट्स। इसी की बुनियाद पे जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हैं वो बना दी गई हैं कि उनके बुनियादी जितने सारे मसाइल होंगे तो उसी लेवल पे वो उनके साथ निपटेंगे।
जो हिस्ट्री ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है इन इंडिया, ये बहुत ही ओल्ड है, बहुत ही पुरानी है। इंडिपेंडेंस के बाद यानी जब हिंदुस्तान की आज़ादी हो गई तो ये रिकमेंडेशंस जो बलवंत राय मेहता कमेटी ने रिपोर्ट ने दिए हैं, तो उसी के बिना पे बलवंत राय मेहता कमेटी के रिपोर्ट के मुताबिक ही जो पंचायती राज सिस्टम जो है वो यहाँ पे स्टार्ट किया गया इंडिया में। और हम जानते हैं कि ये 3 टायर सिस्टम है जो हमने कल के लेक्चर में आपको बता दिया है कि यहाँ पे ग्राम पंचायत होती है जो विलेज लेवल पे होती है। इसके बाद पंचायती समिति होती है जो यहाँ ब्लॉक लेवल पे होती है। और इसके अलावा जिला परिषद होता है जो डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे होती है। जो लोकल बॉडीज होती है रूरल लेवल्स के लेवल्स पर वो एक्सपेक्ट करते हैं टू डू द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट फंक्शन फॉर दैट दे आर फाइनेंशियल एड, दे गेट फाइनेंशियल एड फ्रॉम द सेंटर एज वेल एज फ्रॉम द स्टेट्स। जो लोकल बॉडीज यहाँ पे होती हैं वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको वेलफेयर के लिए, उनकी भलाई के लिए या डेवलपमेंट के लिए उनको कुछ मुआवजा मिलेगा, कुछ फाइनेंशियल एड मिलेगा सेंटर से और स्टेट से। जैसे हम जानते हैं कि डेमोक्रेसी जो जमहूरियत जो है ये इसका मतलब है कि जो मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल हैं ये उसी पर इनिसार करती है। जब यहाँ से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का इनकार हुआ तो जो कॉमन सिटीजन थे यहाँ के वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं इन डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ में। जितनी सारी उनकी लाइव्स होगी या अपनी ज़िंदगी में जितनी सारी उनकी प्रॉब्लम्स होगी, कॉमन सिटीज़न की जितनी सारी डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ होंगी वो उनमें इन्वॉल्व होंगी और इनकी ज़रूरत है यहाँ पे, और उनकी डेवलपमेंट की ज़रूरत है। यानी इसी तरह से मुल्क जो है ये तरक्की की तरफ अपने आप को गामज़न कर सकता है। यानी छोटी छोटी मसाइल जो हैं या वो मसाइल जो लोकल गवर्नमेंट के इदारे में आते हैं, अगर वो अपने मसाइल खुद ही तय करें तो ये मसले आगे न जाएं। और सेंटर और स्टेट को अपने बहुत सारे मसाइल होते, बड़े बड़े मसाइल होते हैं, इसलिए इसका बनाना लाजमी था। तो जब हम देखते हैं कि ग्राम पंचायत जो है यह भी एक तरह का मंशूर होता है उनको कि आपने, जब हम ब्लॉक समिति की बात करें या गाँवों समिति की बात करें तो यहाँ पे गाँव लेवल में जितने सारे अगर यहाँ पे मसाइल न हो सकते या मसाइल जो हैं खड़े नहीं होंगे तो वो मसाइल ब्लॉक समिति पर नहीं पहुँचेंगे। अगर वहाँ पे मसाइल नहीं होंगे तो वो ज़िला परिषद पे नहीं पहुँचेंगे, क्योंकि ज़िला परिषद अपनी तरफ से ज़िला की तरह खैर खाई के लिए बहुत सारी कामकाज का करना उनका मकसद होता है। इस तरह ब्लॉक समिति जो होते हैं वो अपने ब्लॉक्स की जितनी सारी 100 गाँव लगे उसमें आते हैं, उनकी निगरानी करता है कि कहाँ पे कितनी सारी सड़कें पुख्ता हैं और कहाँ पे कितनी सारी सड़कें जो पुख्ता करवानी हैं, और वाटर का इंतज़ाम करना है, बिजली का इंतज़ाम करना है या हेल्थ या स्कूल का इंतज़ाम करना है, वो ब्लॉक समिति भी करती है। इस तरह से पंचायत जो होता है ये अपनी कम से कम अपने गाँवों में देखता है कि यहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो ये एक रिपोर्ट बनाती हैं। पहले उसको कोशिश करते हैं कि जितने सारे फंड्स उसके पास होते हैं उसको वहाँ पे उन्हीं फंडों में से उनको खर्च करके वहाँ पे ये मसाइल जो हैं ये यहाँ पे हल करते हैं। अगर उनके पास नहीं होते, सारे फंड्स नहीं होते हैं, तो ये फिर स्टेट से रिव्यू करते हैं या जिला डिस्ट्रिक्ट जो हमारा कलेक्टर होता है, डिस्ट्रिक्ट जो होते हैं उनसे रब्ता करके उन बोर्ड को मुतल्ला करता है। उस तरह से जब वहाँ से कुछ फंड्स आते हैं या कुछ और बाकी रह जाते हैं तो वो स्टेट पे रुजू करता है, तो आहिस्ता आहिस्ता यही बात जो है सेंटर पे पहुँच जाती हैं। लेकिन बहुत कम कलील, तो इसलिए लोकल पंचायत जो हैं तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो थी ये बहुत ही अहम कदम है पंचायती राज का या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आज का चैप्टर जो है हमारा, तो हमने वी हैव टेकन ए लॉट अबाउट इट। नाउ द सेम विल बी गिवन यू इन इंग्लिश वंस अगेन। आवर टॉपिक इज व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, why was it required to decentralize power in India,
When power is taken away from central and state governments and given to the local governments, it is called decentralization. The basic idea behind decentralization is that there are a large number of problems and issues which are best settled at local levels. People have better knowledge of problems in their localities. They also have better ideas on where to spend money and how to manage things more efficiently. Besides, at the local level, it is possible for the people to directly participate in this decision making. This helps us to inculcate a habit of democratic participation. Local government is the best way to realize one important principle of democracy, namely local self-government. The need for decentralization was recognized in our constitution. Since then, there have been several attempts to decentralize power to the level of villages and towns. Panchayats in villages and municipalities, as I have told you, in urban areas were set up in all the states, but these were directly under the control of state governments. Elections to these local governments were not held regularly. Local governments did not have any power of resources of their own. Thus, there was a very little decentralization in effective terms. Now, the second part of the question, why do we need decentralization of power? India is a big country and it is not easy for central and provincial governments to run the administration of all matters efficiently. So for running the administration efficiently, it is necessary that the powers should be decentralized. The solution of the local problems should be sought by the local people. To establish democracy as at grassroots levels, local self-governments were established in all cities. The history of local self-government in India is very old. After independence, following the recommendations of Balwant Roy Mehta Committee report, Panchayati Raj system was started in India. It is three-tier system, as I have already told you in last yesterday's chapter, that the first one is Gram Panchayat at village level, second one is Panchayati Samiti at block level, and third one, that is Jilla Parishad at district level. The local bodies at their rural level are expected to do the welfare and development functions of. For that, they get financial aid from the center as well as from the states. Democracy is about the meaningful participation of the people. So, with the establishment of the local self-government, common citizens can be involved in decision making concerning their lives, their needs and developments. And this is enough for today. Have a good day. Thank you a lot.